सारी बातें एनीहाउ। तो कल हमने बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे से नेटवर्क सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी को एक्सप्लेन किया, और हमने देखा कि जो अटैक्स हैं वो इंटरनली भी हो सकते हैं और वो एक्सटर्नली भी हो सकते हैं। यानी आपका कोई मिसाल के तौर पे एम्प्लॉई है, वो अंदर से मिसाल क्या क्या अटैक हो सकता है, आपके उसमें डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप किसी दुनिया में किसी को भी नहीं दिखाना चाहते, लेकिन वो अपनी फ्लैश लेकर साथ आता है और उसमें कॉपी करके ले जाता है और जिसको देना है उसको दे देता है। दैट इज ए इंटरनल अटैक, ठीक है ना। और एक्सटर्नल क्या है कि नहीं, वो बंदा तो यूएस में बैठा हुआ है, वो बंदा तो जापान में बैठा हुआ है और वहां से वो आपके नेटवर्क पे अटैक करता है, तो वी कॉल इट एक्सटर्नल अटैक। तो अटैक्स आप पे इंटरनली भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर एक्सटर्नली हम पे अटैक आता है तो कैसे एक्सटर्नल में वन ऑफ द मेथड, बहुत से मेथड हो सकते हैं, वन ऑफ द मेथड ये है कि हमारी तरफ मालवेयर भेजा जाए, हमारी तरफ मालवेयर भेजा जाए। तो कल हमने ब्रीफली इस पे बात की थी कि मैलवेयर का मतलब है मिलेशियस सॉफ्टवेयर, मिलेशियस सॉफ्टवेयर। हमने ये भी देखा कि सॉफ्टवेयर जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे मिसाल पे वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, ऑरिकल है, मैटलैब है, मैपल है, कोई भी टूल्स है, दे आर वेरी वेरी गुड, तो दे आर नॉट मलेशियस। लेकिन बाज औकात ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनके पास एक्सपर्टीज आ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की, और वो अपने इस एक्सपर्टीज को बुरे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब वो क्या क्या जनरेट कर सकते हैं, कल भी हमने बात की इस पे कि वो वायरस भी लिख सकते हैं, वो वॉर्म भी लिख सकते हैं, वो ट्रोजन हॉर्स भी लिख सकते हैं, वो एडवेयर भी लिख सकते हैं, वो स्पाईवेयर भी लिख सकते हैं, वो रैंसमवेयर भी लिख सकते हैं, वो रैंसमवेयर भी लिख सकते हैं। शाबाश, ठीक है ना। तो अब लेकिन क्वेश्चन ये, क्या अगर ये सारे के सारे मालवेयर हैं तो फिर एक ही नाम जरूरी काफी था, लेकिन क्योंकि ये डिफरेंट है, काम करने के तरीके में, गलत काम करने के तरीके में मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनके नाम भी मुख्तलिफ हैं। अब सवाल ये सबसे पहला है कि वायरस क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है जो कि किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है। मिसाल के तौर पे इसी वजह से बाज़ औक़ात आप लोग अपनी फ्लैश लेकर आते हैं तो मैं आपकी फ्लैश लेने से इनकार कर देता हूं कि नहीं जी मैं आप फ्लैश आपसे नहीं लेता, या आप कहते हैं मुझे फ्लैश ले लो और हमें कुछ चीज दे दो, तो मैं डरता हूं। क्यों डरता हूं? कि हो सकता है उसमें वायरस हो। जो फाइल आप मुझे दें कि जी अपनी मिसाल तो अपनी असाइनमेंट मुझे कल देते हैं कि जी ये ले लें, हमने कर ली है, तो मैं कहता हूँ नहीं हार्ड ले और दैट्स गुड, मैं ये सॉफ्ट नहीं लेता, क्योंकि अगर मैं लेकर आऊं हो सकता है उसके साथ ये कोई भी वायरस अटैच्ड हो। तो वायरस क्या, और जब भी वो एप्लीकेशन में ओपन करूंगा या एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो इसका काम है, जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया है, चाहे वो एक्जी फाइल को डिलीट करना, चाहे वो फाइल्स की एक्सटेंशन को चेंज करना, कुछ भी, कोई भी इवन फॉर एग्जांपल बायोस को खराब कर देना, यानी कुछ भी कर सकता है फिर। तो इस किस्म के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? लेकिन इनको ले जाने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए मोस्टली ह्यूमन की इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है कि कहीं फ्लॉपी पे जरिए, आजकल तो फ्लॉपी का जमाना नहीं है, लेकिन हमारे वक्त में फ्लॉपी डिस्क होती थी, फ्लॉपी के बाद सीडी रोम्स थी, सीडी रोम के बाद डीवीडी थी, तो उनके जरिए आजकल जैसे मैंने कहा कि फ्लैश है, तो आप इनके जरिए ये चीज इजीली एक कंप्यूटर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और फिर एक फाइल से दूसरे, अगर एक ही कंप्यूटर में भी है तो एक फाइल से दूसरी फाइल में, और इस तरह पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देती है। जी 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 बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि आप किसी फाइल के साथ, तो किसी फाइल के साथ का मतलब यह है कि अगर फ्लैश में कोई फाइल हो सकती है तो नेट से भी कोई चीज आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें भी वो फाइल अटैच हो सकती है।
ठीक है। हाउएवर कि आपने जो एंटीवायरस इंस्टॉल, इसलिए जैसे अभी हम आएंगे कि मिटिगेशन कैसे करें, तो हम कहेंगे कि एंटीवायरस इंस्टॉल करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाजू का स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि जी हमने तो एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी हमारा कंप्यूटर माशाल्लाह भरा हुआ है। उसकी वजह ये कि आपने तो 2 साल पहले किसी ने आपको दिया था कि ये ले लो, तो आपने इंस्टॉल कर लिया था, लेकिन 2 साल में जो कि तकरीबन 700 से ज्यादा दिन बनते हैं, इस 700 दिनों में हजारों नए वायरस पैदा हो गए। उसका रुकावट तो आपके एंटीवायरस में नहीं है ना, क्योंकि आपने तो कोई पैसे दे के नहीं किया हुआ कि वो अपडेट होता रहे। इसलिए अपडेटेड एंटीवायरस का इंस्टॉल होना जरूरी है। बात समझ आ गई जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ना सिर्फ हार्डवेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि बाज औकात, जैसे मैंने शायद कल भी एग्जांपल दी थी कि पिछले साल एफबीआर के सिस्टम को क्रैश कराया गया था, हैक किया गया था, तो वहां भी मसला ये था कि जो उनका सर्वर था वो पुराना था, और पुराने होने की वजह से, क्योंकि प्रॉब्ली वो क्रैक्ड वर्जन होगा, तो क्योंकि वो अपडेट नहीं हो रहा था पिछले कई सालों से, तो अगले ने देख लिया कि अच्छा ये है, तो इसमें तो अगले 10 इस 5-7 साल में कई वल्नरेबिलिटी सामने आ चुकी हैं, वी कैन यूज दैम। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट वन इज द वॉर्म। वॉर्म में और वायरस में जो मेजर डिफरेंस है, इसका एग्जाम्पल मैं यूं दूं कि अगर ये जमीन है, अर्थ है, तो और आपने अर्थवॉर्म का नाम तो सुना होगा। अर्थवॉर्म क्या करता है, बल्कि लोग जो स्पेशली फार्मर्स हैं वो खुद अपने जमीन में ये अर्थवॉर्म्स छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीन में एक जगह पे इंटर होता है और दूसरी जगह से निकल आके फिर दूसरी जगह पे इंटर होता है, दूसरी फिर आगे से निकल आता है। यू इट मेक्स द लैंड पोरस। तो जब लैंड पोरस हो जाती है तो द ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है वो बेहतर हो जाता है, यू अंडरस्टैंड, और इसना प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। लेकिन हम इसको वार्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक कंप्यूटर से नेटवर्क के जरिए दूसरे कंप्यूटर तक, तो यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। वायरस तो किसी के साथ किसी किसी सवारी पे बैठ के जाता है, इसको किसी सवारी की जरूरत नहीं है। जो ही आप इसको नेट के साथ अपने कंप्यूटर को, या कंप्यूटर इंटरनेट के साथ, या कंप्यूटर किसी भी लैन के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो फिर नेटवर्क के जरिए ये चीज आप तक आना शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने, अगर आपको याद हो, कहा था कि जब आप ब्रिंग योर ओन डिवाइस में, क्योंकि वो तो आपके घर में भी चलेगा, वो तो आपके मार्केट में भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो चांसेस ये हैं कि आप कहीं ना कहीं से अपने लिए वॉर्म हासिल कर लेंगे, और वही वॉर्म जब अपने कंपनी के अंदर लेकर आएंगे तो फिर कंपनी के मुख्तलिफ सर्वर्स में, मुख्तलिफ डिवाइसेस में पहुंच सकता है। तो इन दोनों में बाज़-औक़ात आपसे पूछा जाता है कि जी वायरस और वॉर्म में फर्क क्या है, तो इनमें फर्क यह है कि ये इंडिपेंडेंट है, although है सिमिलर टू दी वायरस, लेकिन ये जो वायरस है वो किसी दूसरे अनदर प्रोग्राम के ऊपर बैठ के काम करता है, उसके साथ अपने आप को अटैच करके फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, जबकि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है और अपने काम को आगे लेकर चलता है। बात समझ आ गई? फिर इसके बाद एक और मजेदार और डेंजरस जी अगेन एंटी 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 मैलवेयर। क्या समझिए? थ्रेड का पूछ रहे हैं या रोकने का? ओके ओके ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि जी वॉर्म के लिए क्या करें, तो टोटल वायरस पे जाते हैं। ये नॉर्मली जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त मैं जाता होता हूं, तो मैं आपको, और हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे इंशाल्लाह। टोटल वायरस में जाके मैं आपको बताता हूं कि कितने ये या वायरस टोटल, आप इसको अपनी कोई भी फाइल हवाले कर दें या कोई साइट हवाले कर दें, ये आपको 100 टाइप ऑफ डिफरेंट एंटीवायरसेस से, या एंटी मालवेयर से, या एंटी वॉर्म से
चेक करके आपको बताएगा कि जी आपकी ये फाइल दुरुस्त है या नहीं है। मिसाल के तौर पे हम मजाक के तौर पे एक छोटी सी फाइल इसको दे देते हैं, लेट इट करें कि जी हम इसको यही फाइल दे देते हैं जिसको चेक कर दो, तो इसने चेकिंग अपलोड करना कंफर्म करें, अपलोड हो जाएगी साइट पे और फिर ये उसको टेस्ट करेगा। तो पहले इसने चेक किया जी बिट बिट डिफेंडर थीटा से, फिर इसने चेक किया, पढ़ लो खुद, टकाटक करके बढ़ता जाएगा। और तो आपका लेटेस्ट जितने भी और अपडेटेड जो टूल्स मार्क जैसे एवास्ट आपने यूज किया होगा, तो दीज आर दी, आपने कैस्परस का इस्तेमाल किया होगा, अवीरा इस्तेमाल किया होगा, अलीबाबा इस्तेमाल किया होगा। तो जेंटलमैन ये तमाम के साथ इसको चेक करके बता रहा है कि इसमें कोई खतरा मौजूद है या नहीं है। इज इट फाइन? अब आपको सवाल का जवाब मिल गया? ओके नाइस। तो हम जब साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं तो जो भी फाइल हम हमारे पास या हम पकड़ लेते, प्रोसेस को इवन पकड़ लेते हैं, हम उसको भेजते हैं इसके पास और हर एक को चेक करते हैं कि कहीं इसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर मसला है तो हम उसको उस प्रोसेस को या किल कर देते हैं या सस्पेंड कर देते हैं या रोक देते हैं। यही हम अपने डिवाइस के ऊपर फिर इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, यही कहने का मकसद। एनी क्वेश्चन? नो? ओके। अब उसके बाद है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मुझे इस पे एक मूवी भी मौजूद है, ट्रॉय, तो देखिए। ओके, तो इसका मतलब शौकीन है क्या? किसी तक देखेंगे? अब नहीं देखती, अभी भी देखती है। ओके, तो स्पेलिंग टी आर आई ओ TROY। इस मूवी में क्या दिखाया गया है? सिटी होती है, उसके अंदर घुसना होता है तो वो एक ट्रोजन हॉर्स बनाते हैं बड़ा सा, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ है। उसके अंदर वो सारे जितने भी आर्मी को उसके अंदर छुपे दिन रात के वक्त वो उसको अंदर ले आते हैं। तो बिल्कुल हमें बताया कि अलीशा अलीशा ने कि प्रॉब्ली दैट वाज अबाउट द ग्रीक्स। ठीक है ना? तो ग्रीक्स में उनका जैसे इनका फोर्ट था और उस फोर्ट को कब्जा करना था, तो दुश्मन ने किया कि इनको गिफ्ट दिया और गिफ्ट था लकड़ी का घोड़ा। एंड दैट वाज मार्वलस, क्योंकि बहुत बड़ा घोड़ा था ये। तो जब उन्होंने देखा कि जी इतनी खूबसूरत तोहफा मिल रहा है तो ये तो लाजमी तौर पे अवामी जगह पे नहीं रखना चाहिए, इसको तो लाजमी तौर पे महल के अंदर होना चाहिए। तो महल के अंदर इसको यहाँ पे रख दिया गया। रात के अंधेरा हुआ, उसको तो लाइटें और ये चीजें नहीं थी, अंधेरा हुआ, तो उन्होंने दरवाजा खोल के सारे फौजी बाहर आ गए, जिससे उन्होंने बाहर के जो गेट्स हैं वो भी ओपन कर लिए और बड़ी आसानी से उन्होंने पूरा का पूरा फोर्ट कब्जा कर लिया। ऐसा ही था ना? तो इसका मतलब कि आपको तो लगा कि ये क्या है, एक हॉर्स है, एक वुडन हॉर्स है, लगा कुछ, दर हकीकत कुछ और था। तो ट्रोजन हॉर्स का उधर से ये लफ्ज निकला है ट्रोजन का, कि आपको भेजी जो चीज जाती है आपको बताया जाता है कि ये तो एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये कोई वीडियो है, ये कोई ट्यूटोरियल है, डाउनलोड कर लें, फ्री है। तो आप भी बड़ी खुशी से उसको डाउनलोड करके, उसी तरह जैसे इन्होंने हॉर्स को वेलकम किया, आप भी उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन जब ये डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद ये अपने असल शेप में वापस आता है और कहता है अब मैं ये काम करूंगा। उनमें से मेजॉरिटी टाइम दिस ट्रोजन हॉर्स इज यूज फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पे ये क्योंकि लाजमी तौर पे किसी ने ये भेजा, जिन्हें भेजा वी कॉल इट कभी कमांड कंट्रोल, CNC। तो CNC इन तमाम कंप्यूटर पे जहां पे उसका ये ट्रोजन इंस्टॉल्ड है, ये ट्रोजन जो उसके लिखे हुए हैं मजबूर है कि ये कनेक्शन बनाए अपने कमांड के साथ, अपने कमांड एंड कंट्रोल के साथ, और जो वो कमांड दे इनको, ये उन कमांड्स पे अमल भी करते हैं। तो फिर क्या होगा कि लट करें कि मैंने
बाइसेप के उसको, जैसे कल भी मैंने कहा था कि आपने सोच दिया कि मैंने बाइसेप के कंप्यूटर को नहीं होने आज चलने देना, तो आप क्या करोगे, आप ट्रोजन्स उस एरिया में आसपास जितने भी कंप्यूटर्स हैं या उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने कंप्यूटर्स हैं सबका आईपी फाइंड करके वहां पे अपने ट्रोजन्स भेजोगे। जब वो ट्रोजन वहां पे अगर इंस्टॉल हो जाते हैं तो क्या होगा कि उनको आप फिर कहोगे कि ये मैसेजेस भेजो कॉन्स्टेंटली इस खास आईपी डिवाइस की तरफ। बात समझ आ रही? मिसाल के तौर पे ये वो कंप्यूटर है जहां पे वो डेटाबेस सर्वर है जहां पे पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ है, तो कॉन्स्टेंटली हजारों डिवाइसेस इसके ऊपर मिलियंस ऑफ मैसेजेस एवरी सेकंड भेजते हैं, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर बिजी हो जाता है। खराब नहीं हुआ, बिजी हो गया है। तो अब अगर कोई जेन्युइन यूजर जिसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो इसके पास आएगा तो इसकी रिक्वेस्ट तो आएगी, लेकिन ये बिजी है, नहीं जवाब दे सकता, इसलिए इसको नॉर्मली 500 की सीरीज का मैसेज आ जाएगा जिससे पता ये चलेगा यूजर को कि जी मसला मेरी तरफ से नहीं है। यूजर हैप्पी कि मैंने कोई गलत रिक्वेस्ट नहीं भेजी, लेकिन वो कहेगा जी शायद ये मशीन बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग लोड में नहीं जवाब दे सकती। तो आपने क्या क्रिएट कर दिया, आपने इसकी डिनाइल ऑफ सर्विस क्रिएट कर दी कि जो इसकी सर्विस थी ये नहीं कर सकती। क्लियर है एवरीवन? ओके, तो जी ट्रोजन का मतलब सर पैसे भी होता है एंटी साइड ना, तो सर क्वेश्चन ये है कि हम सर ट्रोजन आल्सो यूज करके सर क्या कहते हैं आईओ सर्विस कर सकते हैं, उसके अलावा दैट इज वन ऑफ दी मैंने एग्जांपल दी। आप इससे स्पाइंग भी कर सकते हैं कि जो भी वो बंदा वहां पे टाइप करेगा वो वही चीज ये ट्रोजन उठाता रहेगा और इसने जो कनेक्शन बनाया हुआ है उसके ऊपर कमांड एंड कंट्रोल पे देता जाएगा। तो मल्टीपल, दैट इज यूर थिंकिंग नाउ। इसलिए तो कल मैंने कहा था कि ये जो साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, ये टर्म्स उन लोगों के लिए हैं, ये फील्ड उन लोगों के लिए विच आर शार्प इनफ कि आपको एक टूल पता चल गया, अब कैसे मैं इसको इस्तेमाल करूं, दैट इज योर थिंकिंग। बात समझ आ गई? ओके जी, तो ये तो हो गया ट्रोजन की बात। इसके बाद मैंने बताया कि जी एडवेयर्स। अब एडवेयर्स क्या है? बाज़ औक़ात दो तरह से एड्स आपको अपनी वेब के ऊपर दिखाई देती हैं। एक तो ये कि उस साइट ने पैसे ले लिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे आप जंग के ऊपर जाते हैं, आप जंग से मुराद जंग नहीं, जंग न्यूज़पेपर, या आप खबरें, या आप द न्यूज, द डॉन। अब लाजमी तौर पे उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पैसे कमाने हैं तो वो ऊपर जे डॉट के, कार्डी के वगैरह वगैरह उनकी एड चला रहे होते हैं, वो डेट इज लीगल क्योंकि वो आपको फ्री में न्यूज दे रहे हैं, यू आर पेइंग नथिंग टू देम, और वो कहते हैं जी खैर है, बीच में ये चीजें भी देखो कि उसकी पुराने की सेल है, आखिरी दिन है वगैरह वगैरह। लेकिन बाज़ औक़ात यूजर, अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप किसी के पेज के अंदर ऐसा डेटा छुपा देते हैं जो कि जब भी कोई पेज रन होगा उसमें एड्स में भी बाजू के वो एड्स होती हैं जो कि नहीं मतलब वो जो ओनर है वो नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रही है, इट इज नॉइंग यू। तो सच मालवेयर इज कॉल्ड एडवेयर्स। नहीं, स्किप की तो वो है कि जब जेन्युइन होता है तो वो आपको ऑप्शन देता है कि स्किप कराओ। उसका तो मकसद ही है कि कुछ भी कर लो, या तो आप मेरा ये पेज बंद करो कि बस चीज खत्म हो जाए, वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका उसमें कोई इतना कुछ चीज ऐसी पड़ी होती है जो कि आप समझते हैं कि यूजफुल नहीं। ठीक, नेक्स्ट है स्पाइंग वेयर। तो जैसे मैंने अभी, जैसे आपको पता, हम कहते हैं स्पाई मैन है, स्पाई मैन का मतलब होता है जासूस। तो इसी तरह ये भी साइबर का स्पाई मैन है कि आप, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ये कोई भी चीज आपके कंप्यूटर से, चाहे वो रियल उसमें है चाहे वो रियल नहीं है, ये कुछ भी चीज उठा के इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो एक्सफिल्ट्रेट करवा सकता है। मेरी बात समझ आ रही? ओके, ये तो हो गया आपका स्पाईवेयर। अब एक चीज में रह गई, यूजर नंबर 5, क्वाइट डेंजरस है, विच इज कॉल्ड रैंसमवेयर। पहले वेयर को हटा दें क्योंकि वेयर तो सॉफ्टवेयर से निकला हुआ है,
रैंसम किसे कहते हैं? जैसे आप कोई चीज किसी को आप किसी की चीज को लीगली नहीं, आप उसको एबडक्ट करते हैं, और एबडक्शन के बाद कहते हैं कि जी इतने करोड़ रुपया लाओ तो अपना बंदा ले जाओ, दिस इज रैंसम। ऐसा ही है ना? अब यहां पे क्या है कि लाजमी तौर पे आप किसी का कंप्यूटर तो उठा के ले जाने से रहे, तो आप उसके डेटा को उसके ही कंप्यूटर के ऊपर ब्लॉक कर देते हैं, मैं ब्लॉक से मुराद है इंक्रिप्ट कर देते हैं। और ऐसा एल्गोरिथम जो कि अगेन जो आप में से साइबर में हमारे पास आएंगे, फिर हम बात करेंगे, हो सकता है डेक डेक इस्तेमाल कर रहे हो सकता है 3 डेक इस्तेमाल कर रहे हो सकता है AES इस्तेमाल कर रहे हो सकता है RSA इस्तेमाल कर रहे हो। तो देयर आर मल्टीपल एल्गोरिथम विच आर अवेलेबल, लेकिन मोस्टली उनकी जो की होती है, अगर वो आपके पास नहीं है तो ये चीज को खोलना इज नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इन टूल्स की जो पावर है वो ये है कि आप दुनिया का बेहतरीन लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर को एक क्लास पे लगाएं, खुद नहीं बैठ के आपने नहीं करना। आप तो कहेंगे जी 6 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद मैंने सो जाना है, मैंने दोस्तों के पास जाना है, नहीं, आपने एक लैपटॉप को या किसी स्पेशल मशीन को इस पर्पज के लिए लगा दिया कि आप इसके लिए की ढूंढ के निकाल के दिखाएं, स्टिल विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर। तो मिलियंस ईयर के बाद अगर कर मिले तो क्या फायदा है, उसने कौन सा जिंदा रहना है। तो कहने का मकसद यह है कि इसको फिर तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए फिर वो आपको फोर्स करता है कि मुझे अपनी इतने पेमेंट करो तो अपनी ये चीज उठा लो। और इसके कई मेरे स्टूडेंट, बल्कि वन ऑफ माय फ्रेंड प्रॉब्ली 10 to 15 days बैक, जो कि पहले गुवाहाटी कैंपस के चेयरमैन थे, वो आए कि जी मेरे साथ ये काम हो गया है, तो क्या अब ये मैंने कहा रिकवरेबल नामुमकिन हद तक मुश्किल है, क्योंकि मे भी उसने 512 बिट की इस्तेमाल की हो, तो 2 की पावर 512 में करूं तो अल्लाह ही जानता है कि कब 2 खत्म होगा। और फिर 512 की जो ये वर्ड्स हैं ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है उसने स्मॉल कैरेक्टर्स यूज किए हो, उसने कैपिटल इस्तेमाल किए हो, उसने नंबर्स इस्तेमाल किए हो, उसने स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल किए हो, तो ये तो एक नामुमकिन हद तक मुश्किल टास्क है। बात समझ आ रही? तो इस केस में वो ये काम, और इससे भी वो बात करता है कि वो डेटा को ना सिर्फ वहां पे इंक्रिप्ट कर देता है बल्कि उसको एक एक्सफिल्ट्रेट करके अपने पास भी ले आता है, क्योंकि इस रैंसम का एक ही हल फिर रह जाता है, जो कि हम मोस्टली स्टूडेंट को कहते हैं कि जनाब आप अपने या किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, बैकअप लेना लेडीज एंड जेंटलमैन एक एसेंशियल आइटम होता है। आप हर चीज का बैकअप, चाहे वो एक डेटाबेस सर्वर है, चाहे वो आपके राउटर्स हैं, चाहे वो आपके फायरवॉल्स हैं, चाहे वो आपके इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, चाहे वो आपके इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स हैं, वट एवर दे आर, you must take the backup of all of them. इवन किसी क्लास में मैं आपको इन डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का बैकअप और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप लेना भी सिखाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, तो फिर किससे मांगोगे कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम दो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका बैकअप लेके किसी जगह पे प्रिजर्व कर दें। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई काम होता है तो आप कहें जी नो मसला, 15 मिनट में आधे घंटे में मैं ये डिवाइस दोबारा एक्टिव करके आपको देता हूं, खफा मत हूं। तो लाजमी तौर पे आपका बॉस, आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके इस अमल से नहायत खुश होगी। तो यहां पर भी यही काम होता है कि अगर आप अपने डेटा का बैकअप आपने लिया हो, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से सवाल का जवाब पहले दे दूं, और सवाल ये किया कि अगर रैंसम हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या कोई मैं रिवर्स इंजीनियरिंग लफ्ज में इस्तेमाल कर लूंगा, करके मैं ये मालूम कर सकता हूं कि ये कहां से हुआ है। जेंटलमैन, जितने आप इंटेलिजेंट हैं, कोई एक कदम वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो जब हम आपको साइबर में लेकर जाते हैं तो हम आपको कहते हैं कि सारा कुछ करो, आखिरी स्टेप ये करो कि अपनी ट्रेसेस को जलाओ, ताकि वो रास्ता नजर ही ना रहे कि ये हुआ कहां से था।
तो वो सब कुछ करने का आखिरी स्टेप हमेशा ये होता है कि जो कुछ भी आपने कर लिया है उन सब की ट्रेसेस जहां जहां कुछ आपने किया उनको इवन लॉग से भी रिमूव करने की कोशिश करो ताकि पता ना चल सके। गॉट इट जी? So if you become a professional in this area, so then we talk about okay, how you do the reconnaissance, how you do the enumeration, how you do you take the access, how you escalate your privileges, how you make the computer as compromised, and then you do your tasks, and after this you remove all the traces so that जो हुआ सारे गुनाह माफ, एविडेंस खत्म करनी है। और फिर ये भी हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप, ये तो हो गया अटैकर के पर्सपेक्टिव से, ये भी आपको बताएंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं तो किस तरह आपने एविडेंसेस को फिर भी कलेक्ट करना है। मेरा भी क्वेश्चन है कि रियल लाइफ का जो भी एविडेंस रिमूव करना तो पॉसिबल है, कोई ना कोई एविडेंस बचे। यही कह रहा हूं कि फिर हमने देखना पड़ेगा कि कहां पे, लाभी तौर पे आसान काम नहीं है, लेकिन दोनों की एक जंग है। तो जंग में जो चीज जो ज्यादा इंटेलिजेंटली काम करता है, पेशेंटली काम करता है, इसलिए मैं नॉर्मली कहता हूं कि जी साइबर में उस बंदे को, इवन नेटवर्किंग में भी उस बंदे को जाना चाहिए, हु शुड बी पेशेंट एनफ। फॉल्ट आ गया तो ये नहीं कि सर बाल पकड़ के खींचना शुरू कर दे अपने के जी क्यों हो गया है और अब पता ही मुझे मेरा बॉस क्या कहेगा, नौकरी चली जाएगी, कुछ भी नहीं जाता। बी पेशेंट एंड अपने उसको टारगेट करो, वो उससे आपको अच्छा नाम मिलेगा कि किस तरह आपने एक बुरे हालात में से अपने आप को निकाल लिया। और स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में तो बहुत ज्यादा पेशेंट होना पड़ता है। ये नहीं कि भाई 15, हम तो ये कहते हैं कि जी किसी के मोबाइल को 5 मिनट में हैक कर लो, नहीं 5 मिनट नहीं हो सकता, इसमें 1 साल लग जाए, हो सकता है इसमें 6 महीने लग जाए, हो सकता है इसमें 3 महीने लग जाए, बट यू हैव टू बी कंफर्म, मतलब आपको एक फर्म होना चाहिए कि नहीं आई हैव टू अचीव माई टास्क। ठीक, तो क्या मैं इन तमाम मालवेयर को समझाने में कामयाब हो गया? है कोई जो कि मुझे ऑनलाइन, अनम, मंसूर, सनाउल्लाह, जैन, जो कि ये मुझे कोई क्वेश्चन डाल सके? यस सर, समझ आ गई। शाबाश जी। यस सर आपने कहा, तो डू यू हैव अ क्वेश्चन मंसूर? सर कभी कभी हम इस तरह होता है कि कोई फ्लैश भी नहीं लगाते और कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस भी कनेक्ट नहीं करते, फिर भी हमारे सर सिस्टम के अंदर वायरस होता है, हमें थ्रेट्स मिलती हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कोई ना कोई वायरस है। वो किस वजह से होता है सर? जी, अभी हमने जैन इस पे क्वेश्चन ये किया गया कि हम अल्दो बड़ा आइडियलाइज कर लिया हमने अपने सवाल को कि जी हमने किसी को भी अलाउ नहीं किया कि इसमें सीडी लगाओ, डीवीडी लगाओ, फ्लैश लगाओ, कोई हमने ऐसी हरकत नहीं की, जो कि मोस्टली हम करते हैं कि हमारे पास अगर असाइनमेंट हमने जमा करानी होती है और हमें पता चल जाता है कि किसी के फ्लैश में है तो हम 2 फ्लैशें भी लगाने के लिए तैयार होते हैं कि 2 के प्रिंट करवाएं। ठीक है ना? इवन आप अपनी फ्लैश जाके पहले देते हैं इसको प्रिंटर वाले को, वो भी अपने कंप्यूटर में लगाता है, और हो सकता है आपको वहीं से तोहफा मिल जाए और वो तोहफा आप अपने कंप्यूटर में लगा के, तो आपको तो नहीं पता होता या इसका फीलिंग नहीं आती कि मैंने एक गलत काम कर लिया है, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं जैन के क्वेश्चन के साथ एग्री कर दूंगी कोई ऐसी हरकत नहीं की गई, लेकिन नेटवर्क के साथ तो कनेक्टेड हो ना, तो अभी हमने कहा कि वॉर्म वहीं से आता है, ट्रोजन वहीं से आता है, स्पाईवेयर उधर से ही आता है। तो या तो आपके जो फायरवॉल्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, तमाम जो नेटवर्क फायरवॉल्स हैं, होस्ट फायरवॉल्स हैं, ये तमाम कंप्लीटली अपडेटेड हैं, तो फिर यू हैव मिटिगेटेड द चांसेस। लेकिन अगर कोई 0 डे अटैक है तो अगेन यू आर एक्सपोज टू, मतलब दुनिया में सबसे ताकतवर तरीका ये है, अगर आपने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है 100% बंद कर दो उसको। प्राइवेट लैंड जो सर आप लोग के लॉगिन करेंगे हार्ड ड्राइव को बदल रहे हैं, फिर तो देखिए ना, नहीं खत्म फिर भी नहीं हुए ना। वही बात आपने कहा, ठीक है हमने किसी को मना कर दिया कि यहाँ पे हमने जितनी भी यूएसबी ड्राइव्स थी वो भी निकाल दी कि कोई इसमें नहीं लगा सकेगा। वेरी नाइस, आपका अच्छा हुआ है, फिर भी नेटवर्क के साथ तो हम कनेक्टेड है ना।
इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, प्राइवेट लैन और आपकी बात से हम एग्री, हम मिनिमाइज कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी मशीन के ऊपर ये सख्तियां लगा दी हैं। लेकिन उस जैसे आपने कहा प्राइवेट लैन है, वहां तो 200 लोग हैं, मैं अपने कंप्यूटर के साथ कुछ लगा देता हूं, और आजकल तो BYOD का जमाना है, ट्रेंड ये है, तो अगर कोई भी बंदा मेरे नेटवर्क में आके लॉग इन करेगा, चांसेस आर देयर। इसलिए इसी वजह से तो कहता हूं, अगर ये बिल्कुल ही जीरो हो जाता जैसे आप एज्यूम कर रहे हैं, तो फिर तो हम बस एक साइबर वालों को लाते, 2-4 दिन 5 दिन की तनख्वाह देते, कहते सारी चीजें ठीक कर जाओ और बस आज कल के बाद मत आना। तो दैट इज नॉट द केस, दैट कैन हैपन एनी टाइम। सर अगर सिक्योरिटी तो चलिए आगे की चीजें मोबाइल फोन भी अलाउ ना करें कि आप काम के आने दी चीजें बीच लानी, काम के काम बिल्कुल आइसोलेट कर पता आइडियली तो आप कुछ भी कह सकते हैं ना। अगर आज आपको कहा जाए कि लैब में आज के बाद आपने कोई अपनी मोबाइल अंदर नहीं लानी है, तो आप समझते हैं कि आपने कहना नौकरी छोड़ देता हूं, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। तो मतलब कहने के लिए आप जितनी स्ट्रिक्ट, कल हमने शायद इसमें ये बात की थी कि यू हैव टू मेंटेन ए सीक्रेट। मिसाल के तौर पे ये सारी बातें अगर आप ISI के ऑफिस में एंटर हो रहे हैं, तो दे विल ऑब्जर्व दैट, वो आपकी मोबाइल आपको अंदर जाने नहीं देते। या तो आप घर छोड़ के जाएंगे, या बाहर ऑफिस के ऊपर उसको बंद करके हवाले करेंगे और वापसी पे रिसीव करेंगे। तो यस, डिपेंडिंग अपॉन उसकी सेवेरिटी कितनी है, यू हैव टू फॉलो। तो वी एग्री, इसी को कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। कल हमने इस पे ही बात की थी, याद है? ओके, तो जहन आपको सवाल का जवाब मिला? यस सर, थैंक यू, मिल गया। नाइस। इसके बाद हमने कहा कि जी अटैक में, जिसे मैंने कहा आपको अभी, कि सबसे पहला जो स्टेप होता है रिकॉनेसेंस में, सॉरी अटैक में, वो होता है रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस का मतलब एक ऐसा, लाजमी तौर पे जब आप अटैक करना शुरू करते हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे कहा गया कि जी नेटअकैट को हैक करो, सिस्को को करो, सीमेंस को करो, नोकिया को करो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को करो, यूटी को करो, तो मुझे तो उसका नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो आई नीड टू स्टार्ट सर्चिंग एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर हमें ये कहा जाए कि जी किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के घर में चोरी करनी है, किसी के घर में चोरी करनी है, अब मुझे उस घर का कुछ नहीं पता, तो मैं ख्याल से चोरी करने से पहले, या मुझे किसी बंदे को अपडेट करना है, तो मैं उस घर की शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही निगरानी करना शुरू कर दूंगा। चेक करूंगा कि यहाँ लोग कितने बजे सुबह उठते हैं, शाम को कितने बजे सोते हैं, दरवाजे बंद करते हैं नहीं करते, किन घरों में कुत्ता है फॉर एग्जाम्पल, किन घरों में सर्वेंट्स हैं जो कि गनमैन है मौजूद है, नहीं मुख्तलिफ चीजें मैं देखूंगा, एंड देन आई विल स्टार्ट माई टास्क। यहां पर भी हमारा पहला काम ये होता है कि हम ये मालूम, हमें कुछ भी नहीं पता होता और हम कुछ भी नहीं से स्टार्ट करते हैं और बहुत कुछ फाइंड कर लेते। इसमें जो एक टूल जो हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है Nmap। Nmap, तो हम उस टूल से बिस्मिल्लाह करते हैं, और उससे भी पहले हम Whois यूज करते हैं। हम इसके अलावा ये चंद टूल्स की बात कर रहा हूं, मतलब डिटेल में जब हम इस पे जाएं तो वो अलग, हम इसमें सारा वो खेल सकते हैं। हम इसके लिए बर्बशूट इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें मेटाएक्सप्लॉइटेबल यूज करते हैं। तो मल्टीपल ऐसे बेहतरीन दुनिया के टूल्स हैं जिनसे एक एक चीज, अमेरिका में पड़े हुए कतर में लगे नेटवर्क का सारा कुछ आपके पास मौजूद होगा चंद दिनों में। तो पहला हमारा क्या हो गया कि हमने, क्योंकि जब तक रिकॉग्निशन, मिसाल के तौर पे मुझे ये नहीं पता कि जी जिस कंप्यूटर पे मैं जाना चाह रहा हूं उसका IP क्या है, तो कैसे मैं उस पर जाऊंगा, मुझे उसका IP फाइंड करना है। फिर मुझे ये देखना है कि उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मुझे देखना है उस पर कौन कौन सी एप्लीकेशन है, मुझे ये देखना है कि उसकी कौन कौन सी पोर्ट ओपन है, कौन कौन सी पोर्ट क्लोज है। सारी इंफॉर्मेशन मैं रिकॉग्निशन के पीरियड में एक्सट्रैक्ट करूंगा। जी सर विदिन द नेटवर्क बात करें तो सर IP एड्रेसेस और MAC एड्रेसेस का
लेकिन जब सर हम रिमोट जाते हैं तो यूजली हम लोग को पब्लिक एड्रेस सर इससे फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक तो प्राइवेट तो मिल जाए एड्रेस। नहीं मतलब आपको तो एक एड्रेस मिला ना, ठीक है। मैं ये देखना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने अब आपको सिस्को की एग्जांपल दी, तो मैं सिस्को की इसलिए हमने आईपी आपको पढ़ाया कि हम यहां से एक आईपी से जितने भी आईपीज वहां पे फंक्शनल हैं सारे फाइंड करूंगा। उस पूरे नेटवर्क में जितने कंप्यूटर उस वक्त एक्टिव हैं बार बार करूंगा। हो सकता है किसी वक्त एक कंप्यूटर बंद किया गया और बाद में खोल दिया गया हो, तो बार बार मैं चेक करूंगा कि जनाब यहाँ पे लेट करो 50 आईपीज हैं जो कि ऑन है, बाकी नहीं कर रहे, तो बाकियों पे क्यों मैं अपना टाइम जाया करूं। फिर इन 50 हर एक कंप्यूटर पे मैं फिर जाके मालूम करूंगा इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन है, उसके एप्लीकेशन की कौन सी वर्जन चल रही है। वर्जन से मुझे पता चलेगा कि लेटेस्ट है या पुराना है। पुराना है तो फिर मैं अपनी या नॉलेज से या लिटरेचर से फाइंड करूंगा जैन के इस वर्जन में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज मौजूद है और इन वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। फिर उनको मैं वो उस टूल्स के जरिए एक्सप्लॉइट करूंगा, फिर उसकी वजह से मैं एक्सेस हासिल करूंगा। तो मैं उस कंप्यूटर में घुस गया, फिर मैं जब उस कंप्यूटर में घुस गया तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि अपनी पावर को, अपनी प्रिविलेजेस को इंक्रीज करूं ताकि मैं जो काम करना चाहता हूं वो कर सकूं। मिसाल के तौर पे एक ऑर्डिनरी यूजर की से अगर आप जाएं तो आप एक यूजर नहीं क्रिएट कर सकते। ये जब आपको लिनक्स का कोर्स करवाऊंगा तो फिर आपसे बात करूंगा कि जब भी लिनक्स में हम काम करते हैं तो पहले हम अपने आप को रूट बनाते हैं और रूट बना के हम कोई भी इंस्टॉलेशन करनी होती है। मिसाल के तौर पे आप ट्रोजन नहीं वहां इंस्टॉल कर सकते, आप वहां पे रैंसम नहीं इंस्टॉल कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू बिकम द रूट। तो इसका मतलब है कि यू हैव टू इंक्रीज योर प्रिविलेजेस। फिर आप वहां पे अपना ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल करोगे, रैंसम इंस्टॉल करोगे, एग्जीक्यूट करोगे एंड ऑल दिस मेक सेंस। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एरिया जिससे लेकिन अगेन लाजमी नहीं कि हर एक को पसंद आए, लेकिन शायद मुझे पढ़ाने में भी और समझाने में अच्छा लगता है। इसलिए जो लोग भी आप में से कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल तक आप लोगों को पहुंचाया है, और अगर प्रोफेशनल लेवल तक नहीं तो कम से कम सिस्को सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट तो होना ही होना चाहिए किसी भी एरिया में। लाजमी नहीं कि साइबर सिक्योरिटी में, आपकी मर्जी। आप कहें जी हम ऑटोमेशन में स्पेशलिस्ट होना चाहता हूं, नाइस। आप कहें जी मैं एसडी वैन में होना चाहता हूं, नाइस। आप कहें मैं राउटिंग एंटरप्राइज में, जिसको पहले राउटिंग स्विचिंग कहते थे, उसमें होना चाहता हूं या चाहती हूं, नाइस, ठीक है, ओके। और ये भी आपकी मर्जी, मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। ओके जी। अब सवाल सर ये एक पैदा क्वेश्चन होता है है। कि हमने रिकॉर्डिंग जी जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस सर। ऑनलाइन सर हम जिस टाइम यस सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर अगर जिस तरह हम अटैक करते हैं, अटैकर्स अटैक करते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो खुद को सेव किस तरह करते हैं सर? क्योंकि हम भी ओके, किसी अकाउंट के थ्रू या कोई सी यूजर अकाउंट के थ्रू अटैक करते हैं सर, तो हो जी। सकता है कि आगे से उसका सिस्टम या वो इतना ज्यादा स्पेशलिस्ट हो कि वो वापस हम पर अटैक कर सके। तो इसको किस तरह खुद को कैसे सिक्योर करते हैं? पहला क्वेश्चन तो जैन ने ये पूछा कि जब हम ये काम करते हैं तो कैसे ये मुमकिन है, क्या हम पे अटैक वापस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल चांसेस कम होते हैं कि आप जब अटैकर होते हैं तो अगला डिफेंडर होता है उस वक्त, मोस्टली वो डिफेंस में जाता है, तो वो आप पे अटैक नहीं करता। हाँ, वो ये कोशिश उसकी उस वक्त होती है कि जहां से आपने इंटर हुए हैं, जिन दरवाजों से, जिन पोर्ट से आप इंटर हुए हैं, वो उनको ब्लॉक करें, वो रास्ते बंद करे ताकि जो नुकसान आप पहुंचाना चाहते हैं वो ना। हाँ, ये बात मैंने की कि जब आप अपना सारा अमल मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आप कोशिश करते हैं कि जहां जहां भी आपकी ट्रेसेस हैं, जो जो काम आपने किए वो आप खत्म कर दें। या मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैंने कहा कि आपने एक उसको इतना कंफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा
कि हम क्यों अपने मशीन्स के ऊपर, हमने राउटर का भी अगर याद हो क्लॉक को सेट किया था, हम उसकी क्लॉक को जाके डिस्टर्ब कर देंगे। जब हम क्लॉक को डिस्टर्ब करेंगे तो जितनी भी लॉग बन भी रही है, मिसाल के तौर पे वो हमने उसकी 1923 कर दी है डेट, ईयर, तो वो उसकी जो लॉग में सबसे ऊपर आना चाहिए था वो लॉग में सबसे नीचे चला जाएगा। तो वो तो लाजमी तौर पर कभी भी नीचे आके नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉग तो अगर वो पूरी को पढ़ने में लग जाए तो उसको तो साल लगेगा, कम से कम साल तक हम सेफ है। ठीक, तो जैन डेफिनेटली, मैं जैसे मैंने बार बार कहा कि ये एक जंग है बिटवीन द अटैकर एंड द डिफेंडर। तो दोनों को आपकी अपनी कोशिश होती है, एक की कोशिश होती है कि मैं इजीली इसको हासिल कर लूं, और दूसरे की कोशिश होती है कि नहीं, मैंने नहीं जाने देना। व्हाट इट जैन? जैन, क्या मेरा जवाब यस आप सर, तक थैंक पहुंच यू। गया? ओके, नाइस। अब उसके बाद आप किस तरह एक्सेस यस हासिल सर। कर सकते हैं? लाजमी तौर पे आप रिमोट हैं, आप, क्या हमने टेलनेट और एसएसएच इंप्लीमेंट किया? नहीं किया? कर लेंगे। तो हम यहां मिसाल के तौर पे मैं इस, जैसे ये तो हमने हमें किया, डेफिनेटली किया है कि अगर मैं कंसोल केबल के जरिए किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होकर, फिजिकली उसके साथ कनेक्ट होकर उसको कॉन्फ़िगर या उसमें चेंजेस कर सकता हूं, ठीक। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि बगैर इसके साथ करने, अपने आप को वो कंसोल के जरिए कनेक्ट किए बगैर भी मैं इस तक पहुंच सकता हूं। इसको कहते हैं रिमोट। तो द क्वेश्चन है कि अगर रिमोट होना है तो इधर आई बी यूजिंग टेलनेट और आई बी यूजिंग एसएसएच। तो इस केस में हमारा काम ये होता है कि हम पासवर्ड को, जो भी पासवर्ड है, वो उस सिस्टम के क्रैक करें, ब्रेक करें। तो पहला तरीका, जैसे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है कि पासवर्ड अटैक्स, ये पासवर्ड क्रैकिंग अटैक्स, इसमें आप मे बी यू आर यूजिंग द ब्रूट फोर्स, यू मे बी यूजिंग योर ट्रोजन्स, यू मे बी यूजिंग द स्निफर्स। स्निफर क्या करता है? जो भी पैकेट आपकी तरफ से जाता है वो उसको अपने पास पकड़ लेगा। उसके डेटा पार्ट को आप स्टडी करके देख सकते हैं कि कहीं उसने यूजर नेम और पासवर्ड तो इंटर नहीं किया। इट टेक्स टाइम बट पॉसिबल। ट्रोजन आपके लिए स्पाइंग करके आप तक भिजवा सकता है कि जब भी यूजर नेम का यूआरएल आए वो पार्ट आप मेरी तरफ थ्रो कर दो। इवन बाज हमारे स्टूडेंट्स ने भी ये किया कि आपको आपके दोस्त कोई एक लिंक भेज देते हैं, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो लगता है कि ये फेसबुक का पेज है, ये व्हाट्सएप का है, जो भी आप जिसके साथ भी आप, जीमेल का है। आपको, आप तो समझते हैं कि जीमेल मुझसे या यूट्यूब मुझसे या फेसबुक मुझसे मेरा यूजर नेम पासवर्ड, आप यूजर नेम पासवर्ड इंटर करते हैं और जो ही क्लिक करते हैं यानी इंटर करते हैं तो वो साइट खुलने की बजाय बस बंद हो जाता है, फिर खामोश हो जाते हैं, गलती हो गई कोई, वो यूजर नेम और पासवर्ड सिस्टम के ऊपर पहुंच जाता है। और इसी तरह मोस्टली आपके फेसबुक और इन चीजों को हैक किया जाता है। क्लियर? तो ये तो एक तरीका हो गया। नंबर 2, ट्रस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ए थ्रेट एक्टर यूजेस अनऑथराइज्ड प्रिविलेज। देखें ना, ये तो लाजमी तौर पे जब आपने एक्सेस किया है तो कोई अनऑथराइज्ड है, टू गेन एक्सेस टू दी सिस्टम पॉसिबली कंप्रोमाइजिंग दी टारगेट। आप उस मशीन को कंप्रोमाइज कर देते हैं, कंप्रोमाइज का मतलब है इन्फेक्टेड कर देते हैं और उस तक पहुंचते हैं। इसके अलावा आप पोर्ट रीडायरेक्शन भी कर सकते हैं। पोर्ट रीडायरेक्शन का मतलब यह है, बस यहां पे हम चीजों को सिर्फ पढ़ रहे हैं, साइबर में हम इनको इंप्लीमेंट करते हैं फिर। तो पोर्ट का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपने एक मशीन को यहां पे कंप्रोमाइज कर दिया, आपने यहां पे एक्सेस हासिल किया, यहां पे एक्सेस हासिल किया रिमोटली, और यहां से बैठ के आपने एक और कनेक्शन बनाया जिस कंप्यूटर जो असल आपका टारगेट है।
तो जो आपने यहाँ पे, क्योंकि आपने टीसीपी पढ़ लिया है, इसलिए ये कोर्स पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपने टीसीपी पढ़ लिया तो आपको पता है कि यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो खास पोर्ट नंबर पे आऊंगा, उसमें सोर्स की पोर्ट भी होगी, डेस्टिनेशन की पोर्ट भी होगी। नाइस। लेकिन जब यहां से अटैक लॉन्च होगा तो पोर्ट इसकी होगी, डेस्टिनेशन पोर्ट इसकी होगी, तो ये दोनों कंप्यूटर एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, एक दूसरे के लिए ट्रस्टवर्दी है। तो लगेगा कि मेरा अपना दोस्त ही, मेरा अपना नेटवर्क ही मुझसे बात कर रहा है। असल में आप अपने कर तो अपना नेटवर्क ही रहा होगा, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे जाएगा वो यहाँ पे इस कनेक्शन के जरिए यहाँ पे अवेलेबल हो। तो कमांड यहाँ से दी जाएगी, इंप्लीमेंट यहाँ पे हो रहा होगा। मेक सेंस? तो दैट इज कॉल्ड दी पोर्ट रीडायरेक्शन। एंड द लास्ट वन, एक्सेस हासिल करने का तरीका जो है वो है कि आप मैन इन दी मिडल बन जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे मुख्तलिफ लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं और ये है आपका एक्सेस रूटर, ये है आपका एक्सेस रूटर, तो यहां पे बैठे हुए कल अगर जकी जो है वो आराम से पीछे बैठ के अपने लैपटॉप को कोई ऐसा काम करेगा कि ये लैपटॉप बताएगा ये इन सबको मैं आपका एक्सेस रूटर हूं, सबके सब माशाल्लाह इसकी तरफ देंगे, खुशी से देंगे, सारा डेटा यहां आएगा, और ये फिर इसकी मर्जी कि जिसको आगे जाने देना चाहे, जिसको ना देना चाहे, जिसको तब्दील करना चाहे, सब कुछ कर सकता है। और जब जवाब आगे इनका सवाल भेजेगा तो जवाब भी लाजमी तौर पे आपको पता है, जो सवाल करता है जवाब उसकी तरफ आता है, तो जवाब ये आगे सवाल आपका लेकर जाएगा, जवाब आया, जवाब लाजमी तौर पे इसके पास आएगा, तो सवाल भी इसके पास, जवाब भी इसके पास, और ये फिर इसकी मर्जी कि आगे आप तक जाने दे, ना जाने दे, तब्दील करना चाहे, वट एवर it can do. So that person become man in the middle. So that is again a way to achieve access to any computer. ठीक, सिखाया आपने? थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उसके बाद डेफिनेटली ये चीजें कर कुछ लोग ऑनलाइन है, कुछ लोग फिजिकल है मेरे पास। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं ये काम मजेदार है, कितनों को लग रहा है वेरी बोरिंग है? सिर्फ दो, आपको नहीं अच्छा लगा? तो इंशाल्लाह आगे बढ़ के अगर आपने साइबर की दुनिया को फतह करना है तो यस, दैट इज समथिंग विच वी डेफिनेटली हैव टू लर्न। ठीक, इसको याद रखिए, इस पर्पस वाइज मत लर्न करें कि मैं इसको अनएथिकल यूज करूंगा। इसी को आप एथिकल यूज कर लो, पैसे फिर भी मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि जितना आपको अटैक करना अच्छा तरीके से आता है उतना आप अपने आप को, और आप बेहतरीन पेन टेस्टर होंगे, तो फिर आप किसी भी नेटवर्क, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब अपना सर्टिफिकेट देंगे कि जी आपके ये खामियां और ये सोल्यूशन और ये मैं हल कर दिया, तो वो आपको दे सकते हैं, तो गलत तरीका क्यों इस्तेमाल कर? ठीक, तो जेंटलमैन, उसके बाद हमने अभी मैं आपके साथ बात की थी डिनाइल ऑफ सर्विस की, और मैंने अभी आपके साथ डीओएस और डीडीओएस की बात की, जिसमें मैंने आपके साथ बात की अबाउट द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की, सीएनसी की। ठीक है, इसमें एक और भी आपने सुना होगा, ज़ॉम्बीज, या आपने सुना होगा बॉटनेट्स। सुना हुआ है ना? बीओटी नेट, मैंने कहा सॉरी, बीओटी नेट, बॉटनेट्स। तो ये बॉटनेट्स भी या ज़ॉम्बीज भी ये काम करने के लिए सारी बातें वही हैं, सिर्फ फर्क ये है जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपने, ये आपका कमांड एंड कंट्रोल है, सीएनसी है, और इसने इन तमाम कंप्यूटर्स पे अपने ट्रोजन्स फॉर एग्जांपल इंस्टॉल करवा दिए हैं।
नाउ दीज विल बी कॉल्ड एज बॉट्स। लफ्ज निकला रोबोट से कि दे एक्ट्स ऑन, रोबोट भी क्या करता है, आपकी डायरेक्शंस पे कोई भी काम करता रहता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता कि मैंने करना है नहीं करना, वो करता है। तो ये बॉट्स हैं, और ये बॉट्स का एक नेट बन गया है, इसलिए इनको कहते हैं बॉट नेट। अब अगर हम इसके हवाले कर दें कि जी आपने इस कंप्यूटर का बेड़ा गर्क करना है, तो ये सब के सब इसके ऊपर बिस्मिल्लाह कर देंगे। And in this way they will be creating the distributed denial of service, and it is very hard to stop, क्योंकि ये तो एक सोर्स से आता है, आप उस सोर्स को के साथ कुछ भी कर सकते हैं इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ, लेकिन ये तो हजारों से आ रहा होता है, आप खुद पजल होते हैं कि कौन कर रहा है और किसको रोकूं और किसको ना रोकूं, ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और ट्रैक करते करते वो अपना काम मुकम्मल कर चुका होता है। गॉट इट? ओके, सो इस पे हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। अब हम आते हैं कि ये अटैक तो हो गए, हमने कहा ऑफेंस तो हो गया, लाजमी तौर पे अगर ऑफेंस है तो उसका भाई या उसके बहन डिफेंस भी तो करना है, तो डिफेंसिव सिक्योरिटी भी शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिस्को का जो CCNA का कोर्स है, मैं उसको थोड़ा मोल्ड करता हूं, वो कोर्स मोर टुवर्ड इस तरफ है, मैं उसमें ये पार्ट खुद ऐड करता हूं और स्टूडेंट को दोनों का मजा लेने का मौका देता हूं, ताकि ऑफेंस भी सीखे, डिफेंस भी सीखे, फॉरेंसिक भी सीखे, ताकि एक कंप्लीट सॉक का बंदा, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का बंदा बन सके। तो अब हमारा टॉपिक ये है कि अटैक्स को जीरो तो करना सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उसको रिड्यूस तो किया जा सकता है। मैंने मिनिमाइज भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? क्या फर्क है शैला बिटवीन रिड्यूस एंड मिनिमाइज, द टू इंग्लिश वर्ड्स? Think about that. मिनिमाइज वो जिससे और कम पॉसिबल ही ना हो, मिनिमाइज वो जिससे और नीचे मिनिमम, जैसे आप डेटा लेते हैं तो मिनिमम कहते हैं मिनिमम इसमें -5 है, यानी इससे नीचे पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं। और रिड्यूस का मतलब होता है कि समवॉट कम कर दिया गया, ठीक है? तो इसलिए मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं रिड्यूस, मिनिमाइज भी शायद करना मुमकिन नहीं है। तो क्या किया जाए? तो हमने कहा कि सब, कल भी शायद मैंने इस पर बात की थी कि इसके लिए एक तरीका यह है कि हम लेयर्ड अप्रोच इस्तेमाल करें। कामयाब अप्रोच यह है कि हम लेयर्ड अप्रोच इस्तेमाल करें, जिसको डिफेंस इन डेप्थ अप्रोच भी कहते हैं। जैसे मैंने शायद कल भी एग्जांपल दी कि आप जब यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं, इवन अगर आप, मैं कहूँ यूनिवर्सिटी रोड पे इंटर होते हो, तो सबसे पहले आर्मी की चेक पोस्ट मौजूद हैं जो कि चेक करते हैं कि कोई बंदा यहाँ पे इंटर तो नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी रोड पे। अगर यहां से भी अगर आप गुजर गए, तो जब आप अपने गेट 2 के ऊपर पहुंचते हैं, गेट 2 के ऊपर पहुंचते हैं, तो फिर एक दफा आपको इरनम हॉस्पिटल के पास चेक किया जाता है। फिर इसके इधर यहां से भी अगर आप गुजर जाएं, तो आपको यूनिवर्सिटी में जब आप इंटर होते हैं तो यहाँ पे फिर एक दफा आपको चेक किया जाता है। और यहां से भी अगर आप गुजर जाएं, तो हर डिपार्टमेंट की लैब में कोई ना कोई अटेंडेंट मौजूद होता है जो कि शायद आपने कभी गौर ना किया हो, लेकिन वो अटेंडेंट की नजर होती है, कहता है जी फलाना स्टूडेंट, उसको तो नहीं पता स्टूडेंट देखो तुम डिपार्टमेंट ना दे, तो फिर वो हमारी उसको देखकर कि क्या इसको अलाउ करना है या नहीं करना, वो आगे, मिसाल के तौर पे इस वक्त तकरीबन सारे की इलेक्ट्रिकल के यहाँ बैठे हुए हैं, और इलेक्ट्रिकल आते हैं तो उनको कोई यहाँ नहीं रोकता। अदरवाइज आपको पता है कि अगर आप मैकेनिकल की लैब में जाके या केमिकल की लैब में जाके बैठने की कोशिश करें, आपको नहीं छोड़ा जाएगा, तो वहां आपको एक दफा फिर चेक किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, तो कहने का मकसद ये हुआ कि आप एक लेयर्स बनाते हैं
डिफेंस। अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, अगर मैं आपको ये दिखा सकूं कि यहां पे मेरे पास 2 VPNs, कि ये वो यूनिवर्सिटी जिसमें मैं रहा और ये HEC का है। ये यूनिवर्सिटी चाहती है कि मैं इसके रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकूं, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये उसको खुला छोड़ दें तो फिर तो इनका नेटवर्क कभी भी सिक्योर नहीं हो सकता। इसलिए जो ही मैं यहाँ पे आता हूं, इन्होंने अपने मुझे क्रेडेंशियल दिए हैं, वो क्रेडेंशियल मैं इस्तेमाल करके VPN जिसको कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स हम इस्तेमाल करते। इसमें होता क्या है बेसिकली, और अगर आप ये असल इसका जो यूज है वो ये है, असल इसका जो यूज है वो ये है। अल्दो हमारे लोग जो हैं पाकिस्तान में स्पेशली वो इस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चंद दिन पहले आपके मुल्क में ट्विटर और यूट्यूब द्वारा ब्लॉक हुआ, लेकिन मेरा नहीं ब्लॉक हुआ, क्योंकि वो जो भी मुझे पता चला कि उन्होंने ब्लॉक किया, मैंने ये VPN ओपन कर लिया। तो हो क्या रहा था कि मेरे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे पाकिस्तान में यहाँ बैठा हुआ था PK में, और ये मेरा पाकिस्तान वालों का नेटवर्क, ये मेरा लेट करें PTA ने मुझे यहाँ पे चेक किया। मैंने कहा जी मैं तो बड़ा ईमानदार बंदा हूं, मैं यूट्यूब वगैरह से मेरा क्या तल्लुक। मैंने कहा जी मैं तो जाना चाहता हूँ फ्यूट पे, लेट करें जी ये जगह कोई भी मशीन ले लें, कहने जी ये फ्यूट है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी आप कोर्स। तो इन्होंने देखा बड़ा निमाजी बंदा है, जाने दें जी ये तो फ्यूट जा रहा है। तो मैंने यहां से लेके इस जगह से लेके इस जगह तक एक टनल बना ली, और वो टनल भी जो थी वो सिक्योर टनल थी, यानी जो कुछ भी मैं इस टनल में डालता हूं वो इंक्रिप्टेड डालता हूं कि कुछ भी कर लो देख नहीं सकते हो। तो दैट गोज इन द टनल। ये इसको पता है कि उस टनल को कैसे, उस टनल का डेटा कैसे खोलना है, ये खोलता है, पता चलता है कि जी ये तो यूट्यूब है, ये तो हमारे नेटवर्क के अंदर नहीं जाना चाहता, राउटर है। वो कहता है ठीक है अब क्या कर सकता हूं, जो भी चीज आई है वो मेरी यूट्यूब की तरफ भेज देता है, ये यूट्यूब की तरफ आ गया, यूट्यूब लाजमी तौर पे इसको जवाब देगा, ये फिर उसको इस टनल के अंदर डाल देगा। अगेन इनको लगेगा कि फ्यूब से कुछ आया है, हमें क्या पता, और मैं अपने घर पे अपने PC के ऊपर उसको दोबारा अनइनक्रिप्ट करके यूट्यूब चलाता रहा। तो ये तो हम हमारा वो है, लेकिन बेसिकली उनका जो जिस पर्पज के लिए VPN बना कि एक टनल बनाई जाए, सिक्योर टनल बनाई जाए, चाहे वो यूज कर रही हो TLS या DTLS, या यहां पे ये टर्म्स कहीं भी नहीं है, या ज्यादातर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द IPsec। तो ये IPsec को इस्तेमाल करके मैं अपना डेटा यहाँ पे देता हूं, ये मुझे यहाँ पे ऑथेंटिकेट करते हैं, और उस ऑथेंटिकेशन के मुताबिक मैं इनके नेटवर्क में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज करता हूं। तो यूं मैं दुनिया भर में होते हुए, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में होते हुए इनके रिसोर्सेज को सिक्योरली इस्तेमाल कर सकते। तो दैट इज दी फर्स्ट। आप देख सकते हैं कि इस राउटर के ऊपर जो कि आप उनका एज रूटर है, जो कि उनका बॉर्डर रूटर है, इस बॉर्डर रूटर के ऊपर मैंने VPN इंस्टॉल कर दिया। गॉट इट। उसके बाद हमने अगर आप बिल्कुल वो तो आपकी ऑथराइजेशन पे है ना, आपने ऑथेंटिक, आप मिसाल के तौर पे क्लाउड तक आप जा रहे हैं, इवन इनका क्लाउड है, इनका प्राइवेट क्लाउड है, ये मैं वहां पे अपनी चीजें, मिसाल के तौर पे मेरा वहां पे वेब पेज है, मैं उस वेब पेज में कुछ भी चीज ऐड करता हूं, अपने पेपर्स वहां पे रखता हूं, यस, once I am authorized to do it, that is something, if you remember, I talked about the AAA, authentication, authorization and accounting. Yes, why not? So we may talk about the IPsec, we may talk about the GRE, but we will be talking about these concepts in your enterprise networking course. ठीक है, लेकिन एटलीस्ट किसी भी नेटवर्क के बंदे के साथ बैठे होगे
तो ये नहीं कहोगे मुझे नहीं पता। उसके बाद देखें क्या इस्तेमाल किया गया, ASA यानी फायरवॉल। देखा हुआ फायरवॉल किसने कल दिखाया था, दूसरों को दिखाया था, दूसरों को दिखाया था, इनको भी दिखा दें। तो यू कैन हैव, हम पढ़ेंगे कि यू कैन हैव द फायरवॉल्स विच कैन बी होस्ट फायरवॉल्स और कैन बी द नेटवर्क फायरवॉल्स। होस्ट फायरवॉल आपके सिर्फ होस्ट को सेव करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर रिजा जो है वो यहां पे लिखे फायरवॉल, तो मेरे कंप्यूटर पे विंडो डिफेंडर फायरवॉल इंस्टॉल्ड है। ये कौन सी फायरवॉल है, ये सॉफ्टवेयर की फायरवॉल है। ये सिर्फ मेरे होस्ट को यानी इस पीसी को प्रोटेक्ट कर रही है। और हमें जकी दिखा रहे हैं इस वक्त, जकी दिखा रहे हैं, कैमरे पे भी दिखाते हैं जकी, कि ऐसा डिवाइस अगर हमारे नेटवर्क में इस्तेमाल हमने लगाया हुआ है तो फिर ये हमारे पूरे नेटवर्क की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी इस एक बॉक्स के ऊपर आ गई। ठीक है, अब अगर इसकी बात को हम मान लें, अगर हम इसकी बात मान लें तो लेडीज एंड जेंटलमैन आपने ये डिवाइस यहां पे लगा दिया, ताकि पहले आपने देखा कि इजाजत है या नहीं है, फिर क्या कर सकता है, अंदर किन के पास जा सकता है, किन के पास नहीं जा सकता है, यानी क्या अलाउड है क्या डिसअलाउड है, ऑल यू कैन कंट्रोल हियर। then you have the, after this you have the intrusion detection system IPS, जो कि ये देखेगा कि तो इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम में ये फर्क है लेडीज एंड जेंटलमैन, कि IDS आपका जो है ये डिटेक्ट करता है सिर्फ, लेकिन अगर कोई गलत है उसको अपने पास लॉग कर लेगा, लॉक नहीं कह रहा, लॉग कह रहा, LOG, यानी उसको अपने पास महफूज कर लेगा ये गलती हुई है, लेकिन उसको जाने देगा, उस चीज को रोकेगा नहीं। तो फिर आप जैसा बंदा शॉक में बैठे हुए उसको पढ़ेगा, देखेगा, अगर खतरनाक है तो अगले फ्यूचर के लिए उसको रोक देगा, उसको मे बी फायरवॉल में इंप्रूवमेंट कर दे। लेकिन IDS ये करता है, IDS ये करता है कि ये ना सिर्फ उसको रोकता है, न सिर्फ उसको डिटेक्ट करता है, बल्कि उसको रोकता भी है। और इसके लिए मोस्टली हम आपको जो टूल्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं उसका नाम है स्नॉट। ठीक है, तो अगर आप इसके एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप इस चीज पे खेल सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की अबाउट दी ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस, वेब सिक्योरिटी अप्लायंस। अगर आप ईमेल सर्वर है आपके नेटवर्क में तो डेफिनेटली यू विल इंस्टॉल समवेयर द ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस एंड वेब सिक्योरिटी अप्लायंस। इसी तरह अगर आपके पास, अगर लाजमी तौर पे देखें ना, अगर VPN है, हम भी ये करते रहे कि हम इसी राउटर पे और स्विच के ऊपर यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते रहे। हम उसे कहते थे लॉग इन लोकल, कि जो कुछ भी लॉग इन करना है तुम्हारे पास ही उसका यूजर नेम और पासवर्ड है। लेकिन अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो नाइस, लेकिन अगर आपके 1000